नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे सुबह की अहम सुर्खियों पर। बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक जारी। गृह, रक्षा और विदेश मंत्री समेत विभिन्न दलों के नेता मौजूद। बांग्लादेश में राष्ट्रपति द्वारा संसद भंग करने के बाद अंतरिम सरकार के गठन की कवायद तेज। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को बनाया जा सकता है अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिजी में भारतवंशियों को किया संबोधित। दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों का किया जिक्र। इससे पहले राष्ट्रपति को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी किया गया था सम्मानित। और खेल की खबरों में पेरिस ओलंपिक में आज फाइनल में पहुंचने के इरादे से उतरेगी भारतीय हॉकी टीम। सेमीफाइनल में जर्मनी से होगा सामना। वहीं टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज होंगे मैदान पर। क्वालिफिकेशन में लेंगे हिस्सा। और अहम सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां इस वक्त की बड़ी खबर का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। दरअसल बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक इस वक्त जारी है। गृह, रक्षा और विदेश मंत्री और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विभिन्न दलों के नेता इस वक्त इस बैठक में मौजूद हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सभी नेताओं को बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो सर्वदलीय बैठक है जो कि इस वक्त लगातार जारी है। लगभग 10 बजे सर्वदलीय बैठक शुरू हुई थी। केंद्रीय मंत्रियों समेत विभिन्न दलों के नेता इस वक्त इस बैठक में मौजूद हैं। यहां तक कि आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से भी इसमें मौजूद हैं। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस बैठक को लेकर के? बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो घटनाक्रम लगातार वहां पर बदलता हुआ नजर आ रहा है पिछले कुछ दिनों में, खासतौर पर और 24 घंटे में। तो ऐसे में भारत में इस वक्त बैठक हो रही है, सर्वदलीय बैठक। क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास में? देखिए, हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश में अस्थिरता आई है और बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है। तो ऐसे में भारत को एहतियाती कदम उठाने की ज़रूरत है, निगरानी रखने की ज़रूरत है। और कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट की बैठक हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, और उसमें बांग्लादेश के जो हालात हैं उसको लेकर चर्चा हुई थी। और आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई 10 बजे। ये बैठक का खत्म होने वाली है। इसमें जो विभिन्न दलों के जो सदन के नेता हैं उनसे विचार विमर्श किया जा रहा है। उन्हें एक औपचारिक जानकारी दी जा रही है कि बांग्लादेश के जो ताज़ा हालात हैं वो कैसे हैं, बांग्लादेश के हालात का क्या असर भारत में पड़ सकता है, और हम जानते हैं कि सरकार ने क्या एहतियाती कदम उठाए हैं। इन सब को लेकर एक विचार विमर्श हो सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम पहले भी देखा है कि कोई जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है, कोई ऐसे विषय आते हैं जब किसी दुनिया के कोई देश में कोई इस तरह की अस्थिरता होती है या फिर कोई घटनाक्रम होता है, उसमें भारत से एक सुर में आवाज़ निकलती है। यानी जो भी भारत का दृष्टिकोण होता है उसमें सभी दलों की राय शामिल होती है और एक सहमति बनाने की कोशिश होती है। और हमने देखा कि इस बैठक के जाने से पहले कुछ नेताओं ने इस बात को कहा भी कि वहाँ क्या कुछ हो रहा है इसकी पूरी औपचारिक जानकारी दी जाएगी, और जो भी देश के लिए ज़रूरत है करने की उसमें विपक्ष साथ खड़ा रहेगा, विपक्ष देश के साथ खड़ा रहेगा। यानी सरकार जो कदम उठाएगी उसके लिए एक सहमति होगी। चूँकि इस तरह की सर्वदलीय बैठक में इस पर विचार विमर्श होता है। चूँकि संभावना ये भी है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर आज संसद में बयान दे सकते हैं या फिर जब उचित समय होगा, चूँकि सदन को भी जानकारी देनी होती है, सदन के जरिए देश को जानकारी दी जाती है। तो उससे पहले सर्वदलीय बैठक होना दरअसल एक राय हो, सरकार जो दृष्टिकोण रख रही है बांग्लादेश के घटनाक्रम पर उसको लेकर सभी दलों की सहमति हो, उनसे राय ली जाए, उनसे विचार किया जाए और उन्हें औपचारिक जानकारी दी जाए। इस बैठक में सरकार की तरफ से आपने बताया ही गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, इसके साथ ही साथ टीएमसी से और आरजेडी से मीसा भारती हैं। इसके अलावा तमाम जो अन्य दल हैं उनके नेता, जो सदन के नेता हैं वो हिस्सा ले रहे हैं।
तो इस बैठक के जरिए एक पूरी जानकारी औपचारिक तौर पर विपक्षी दलों को, तमाम दलों के नेताओं को आएगी कि अभी तक क्या कुछ घटा है। हम सब जानते हैं कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा है, वहाँ पर एक अस्थिरता का दौर देखने को मिल रहा है। जिस तरह की तस्वीरें बांग्लादेश से आ रही हैं वो चिंताजनक है। वहाँ पर हिंसा की कुछ जगह पर खबरें हैं, और चूंकि बांग्लादेश और भारत की जो आप देखें जो सीमा है वो बहुत एक तरह से कहें कि एक वो मिलती है, उसकी काफ़ी लंबाई भी है। तो ऐसे में सीमावर्ती राज्यों में क्या असर हो सकता है, वहाँ क्या कदम उठाए जाने की जरूरत है, इन सब पर भी विस्तार से हो सकता है कि इस बैठक में चर्चा हो रही हो। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रीफ कर रहे हो तमाम दलों के नेताओं को। जी शैलेंद्र, लगभग आधा घंटा इस बैठक को शुरू हुए हो चुका है, अभी और कितनी देर इस बैठक के चलने की उम्मीद है? ये हम जानते हैं कि 11 बजे से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होनी है। लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होना है, राज्यसभा में जानते हैं कि सबसे पहले जो महत्वपूर्ण मामले हैं शून्यकाल के दौरान वो उठाए जाते हैं। जी। तो थोड़ी देर में बैठक खत्म होगी, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। तो हम थोड़ी देर में जान पाएंगे कि क्या कुछ बैठक में विचार विमर्श हुआ है। लेकिन बैठक के लिए जाने से पहले कई नेताओं ने ये संकेत दिए कि सरकार जो भी एहतियाती कदम उठाना चाहती है, जो भी सरकार एक तरह से बताएगी, उस पर वो देश के लिए सरकार के साथ खड़े नजर आएंगे। अब देखना होगा कि बैठक खत्म होने के बाद विपक्ष के जो नेता हैं वो क्या कहते हैं। जी, इस पर नजर तो लगातार बनी ही रहेगी, लेकिन बांग्लादेश में जिस तरीके से पड़ोसी देश है और घटनाक्रम जो हमें देखने को मिला खासतौर पर बीते 24 घंटे में और अगले 24 घंटे भी काफी महत्वपूर्ण है बांग्लादेश के लिहाज से, तो इसका अपने देश भारत पर क्या कुछ असर आपको पड़ता हुआ नजर आ सकता है शैलेंद्र? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बांग्लादेश और भारत एक तरह से देखें तो बहुत मजबूत रिश्ते रहे हैं। हमारा पड़ोसी देश रहा है, हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। तो लिहाजा बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता न हो, ये भारत के भी हित में है। और जो वहाँ पर अस्थिरता आई है, निश्चित तौर पर भारत उस पर कड़ी नज़र रख रहा है। कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो सुरक्षा समिति है उसकी बैठक भी इसीलिए हुई थी। क्या कुछ एहतियाती कदम उठाए जाने हैं वो भी उसमें जानकारी दी गई है। तो ये उसमें एक तरह से कहें बहुत सारे फैसले भी लिए गए हैं। तो क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, हो सकता है कि इसकी जानकारी सदन के पटल पर दिया जाए विदेश मंत्री की तरफ से। लेकिन इस बैठक में जो कुछ चुनौती हो सकती है, क्योंकि उत्तर पूर्व के राज्य हो या पश्चिम बंगाल हो जिनकी बांग्लादेश से सीमा लगती है, वहाँ पर क्या कुछ कदम उठाए जाने की जरूरत है, क्या वहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जरूरत है या फिर और एहतियाती कदम उठाए जाने की जरूरत है, इन सब पर हो सकता है कि विचार विमर्श हो और उसकी औपचारिक जानकारी देश को सदन के जरिए दी जाए। लेकिन उससे पहले विभिन्न दलों के नेताओं के बीच एक सर्वानुमति बनानी जरूरी है, एक सहमति बनानी जरूरी है। चूंकि ये देखें, ये एक विदेश नीति में हम देखते हैं कि ये अहम हिस्सा होता है कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर, खासकर पड़ोसी देशों के बारे में जो नीति अपनाई जानी है, जो विदेशी नीति अपनाई जानी है, या फिर जो कोई वहाँ की घटनाक्रम पर भारत अपनी राय रखना है, उससे पहले विभिन्न दलों की राय ली जानी और एक सहमति बनाई जानी जरूरी समझी जाती है। उस दिशा में यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, और इस बैठक पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। तो देखना होगा कि क्या कुछ इस बैठक में चर्चा होती है, इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश जो है वो इस वक्त एक राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है, और इस अस्थिरता के बीच में बीते कल देश के आपको बता दें कि बांग्लादेश में राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ढाका के बंग भवन में एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में अंतरिम सरकार के गठन पर चर्चा की गई। बैठक में तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुख, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया है। बैठक में आरक्षण विरोधी आंदोलन में मारे गए लोगों की याद में एक शोक प्रस्ताव भी पेश किया गया। साथ ही दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। राष्ट्रपति ने बैठक में मौजूद सभी लोगों से देश में कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने में धैर्य और सहनशीलता बरतने का भी आग्रह किया। साथ ही लूटपाट और हिंसक गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी लोगों को रिहा करने का निर्णय लिया गया। बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि किसी भी समुदाय को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। इससे पहले शेख हसीना ने भारत रवाना होने पर बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकर उज जमान ने उनके इस्तीफे की भी पुष्टि कर दी थी।
और वहीं शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन करने की तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। वहीं प्रदर्शनकारी छात्र नेताओं ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस का नाम अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में प्रस्तावित किया है। छात्र आंदोलन के प्रमुख समन्वयक नाहिद इस्लाम ने आज इस संबंध में एक वीडियो संदेश दिया और अपनी बात रखी। छात्र आंदोलन के समन्वयकों का दावा है कि यूनुस इस भूमिका को निभाने के लिए सहमति जताई है। तो वहीं बांग्लादेश के सेना प्रमुख आज इस संबंध में छात्र नेताओं से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में एक सामाजिक उद्यमी, बैंकर और सिविल सोसाइटी के नेता हैं। 84 वर्षीय यूनुस और उनके ग्रामीण बैंक ने बांग्लादेश के ग्रामीण गरीबों को $100 से कम के छोटे ऋण देकर लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया था, जिसके लिए उन्हें साल 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तो पड़ोसी देश बांग्लादेश में शुरू हुई इस राजनीतिक अस्थिरता के बीच भारत ने दोनों देशों की सीमा रेखा पर चौकसी इस वक्त बढ़ा दी है। साथ ही भारत बांग्लादेश पेट्रोल सीमा को बंद कर दिया गया है। भारत से बांग्लादेश गए सभी ट्रक चालकों को बीएसएफ ने वापस भारत बुला लिया है। पेट्रापोल सीमा पर सभी को 500 मीटर दूर ही रोका जा रहा है और बीएसएफ को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहीं शेख हसीना के इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद सैकड़ों बांग्लादेशी पेरिस के प्लेस डे ला रिपब्लिक में जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने खुशी मनाई और झंडे लहराए। कई लोगों ने कहा कि उनका देश अब आजाद है। निर्वासन की इस उड़ान ने शेख हसीना के 15 साल के दूसरे कार्यकाल के दौर को समाप्त कर दिया। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शन और हिंसक कार्रवाई में लगभग 250 लोग मारे गए और हजारों घायल हो गए हैं। और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज फिजी में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि फिजी में उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो घर पर है। उन्होंने इस विशेष कार्यक्रम के आयोजन के लिए फिजी सरकार को धन्यवाद भी दिया, जिसमें उन्हें भारतीय मूल के लोगों से बातचीत करने का मौका मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने दोनों देशों के बीच की मित्रता के लिए जीवंत पुल का काम किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने दोनों देशों के बीच मित्रता को मजबूत करने की प्रक्रिया में एक जीवंत पुल, लिविंग ब्रिज के रूप में भूमिका निभाए हैं। जहां भारतीय प्रवासियों ने लगभग हर देश में अपनी छाप छोड़ी है, वही फिजी में आपकी असाधारण यात्रा विशेष रूप से दुनिया के लिए महान प्रेरणा का स्रोत है। और वहीं राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में आगे कहा कि प्रवासी भारतीयों को दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन लाते हुए देखना बेहद सुखद है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में दुनिया भर में हमारे प्रवासी भारतीयों द्वारा लाए गए सकारात्मक बदलाव को देखना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं बहुत खुश हूँ। 145 साल पहले आप आए हैं, फिर भी आपके संस्कृति, आपके भाषा, आपके परंपरा, आपका जीवन शैली को आप भूले नहीं। इसीलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के फिजी दौरे पर विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस वार्ता की जा रही है। आइए सीधा लेकर चलते हैं। By garlanding the bust of the father of the nation, Mahatma Gandhi, in the just a little while ago, and also placed a wreath at the National War Memorial in Suva. Earlier in the afternoon, the Prime Minister hosted a lunch for the visiting Rashtrapati ji and her delegation.
A community interaction was also held today where Rashtrapati Ji addressed community members of Indian origin in Fiji and hailed the contribution of Girmitias, recognizing their immense contribution to the growth and development of Fiji and also fostering ties between our two nations. I think a large part of our close and long-standing bilateral ties is built on people-to-people linkages, and almost a third of Fijian population trace their roots to India, while at the same time they retain their culture, traditions and language, but with a typical Fijian flavor. Deputy Prime Minister Dr. Biman Prasad also gathered the Indian community event. Rashtrapati Ji appreciated the declaration of a national holiday on the occasion of Girmit Divas every year, and also the fact that Hindi is now one of the official languages. Later in the evening today, President Kotanivere will be hosting a reception in honor of Rashtrapati Ji. An important outcome of the visit was the formal allocation of the project site for the 100-bedded super speciality hospital to be established in Suva as a Government of India grant in 8 projects, which was announced by Prime Minister Shri Narendra Modi Ji at the third FIPIC Summit in 2023, that is last year. We are confident that this critical infrastructure for public good will bring a paradigm change in the delivery of quality and affordable health care, not just to Fiji, but to the entire Pacific region. Another important outcome of this visit was the allocation of land by the Fijian government for the construction of our High Commission premises and the Indian Cultural Centre in Suva. Let me conclude here by saying that Rashtrapati Ji's visit not only reinforces the long-standing friendship between India and Fiji, but also sets the stage for elevating our multifaceted partnership with Fiji to the next phase. Thank you, and if you have any questions, I would be happy to respond. Thank you, sir. Now I open the floor for questions. तो इस वक्त राष्ट्रपति फिजी में हैं और उनके दौरे को लेकर के विदेश मंत्रालय की तरफ से तमाम जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि सीधे तौर पर देखा जाए तो राष्ट्रपति का ये दौरा बेहद ही खास और बेहद ही अहम है और कहीं ना कहीं भारत और फिजी के जो आपसी संबंध हैं इस दौरे के बाद में और भी ज़्यादा मजबूत होते हुए हमें नजर आएंगे। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहाँ तो जिस तरीके से इस वक्त देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू वो फिजी में मौजूद हैं, जहाँ पर उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा गया, गार्ड ऑफ ऑनर भी उन्हें दिया गया और सीधे तौर पर उनका जो स्वागत किया गया वो बेहद ही खास था। और ये इस वक्त एक पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से ये पोस्ट की गई है, जहां पर सर्वदलीय बैठक की ये तस्वीरें भी उन्होंने अपने इस पोस्ट में साझा की हैं। बांग्लादेश में जो भी घटनाक्रम देखने को मिल रहा है उसको लेकर के ये संसद भवन परिसर में ये सर्वदलीय बैठक इस वक्त चल रही है। तो ये बैठक अब समाप्त हो चुकी है। सर्वदलीय बैठक में बांग्लादेश में चल रहे घटनाक्रम की जानकारी एस जयशंकर ने दी है और बांग्लादेश के जो हालात हैं उस पर जो बैठक लगभग 10 बजे शुरू हुई थी वो अब ख़त्म हो चुकी है और उस दौरान की ये कुछ तस्वीरें भी डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की हैं। और वहीं नई दिल्ली में आज पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आगाज होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अन्य नेता भी समिट में हिस्सा लेंगे। व्यापार शिखर सम्मेलन के पहले संस्करण का उद्देश्य बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बीच मजबूत व्यापार और निवेश संबंधों के माध्यम से अधिक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। वहीं वायनाड में भूस्खलन के कारण जबरदस्त जानमाल के नुकसान के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 8वां दिन है। बचाव अभियान
अब लगभग अंतिम चरण में पहुंच रहा है। कीचड़ वाले क्षेत्र को छोड़कर लैंड एरिया लगभग कवर हो चुका है और अब बचाव टीम ग्रामीण इलाकों पर भी फोकस करेगी, जहां कुछ कमांडो को एयर ड्रॉप किया जाएगा ताकि वो नीचे जाकर शवों की तलाश कर सकें। इसके साथ ही चैलियार नदी के दोनों तरफ आज सर्च ऑपरेशन भी चलाया जाएगा। खासतौर पर सूचीपराई झरने के पास सनराइज घाटी फोकस में रहेंगे। यहाँ अब भी एक छोटा सा हिस्सा है जो पहुंच से बाहर है। इसी बीच राहत की बात यह है कि वायनाड त्रासदी के बाद ये पहली बार है जब केरल में कहीं भी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। इसी बीच राज्य सरकार कर्मचारी संघ ने वायनाड आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में 5 दिन का वेतन देने पर सहमति जताई है। वायनाड त्रासदी में 226 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। सेना और एनडीआरएफ की मदद से तमाम बचाव एजेंसियां हर संभव कोशिश में वहां पर लगी हुई हैं। तो तलाशी अभियान का आज 8वां दिन है। Now covered, except the slushy regions where we have more mud, around 50 to 100 meters of mud. Those areas only we can venture if it becomes dry. So today we are concentrating on the village office area, where yesterday we got some bodies, and we'll be more concentrated on that area and the land part today. We are going to do the 6-kilometer stretch from the waterfalls to the downstream 6 area where bodies were found in inaccessible areas. So we have selected 12 persons, 2 are forest guides, 4 are from the Special Operations Group of Kerala, the commandos of Kerala Police, 6 are the Army commandos. और वहीं हिमाचल प्रदेश में 3 स्थानों पर आई बाढ़ के बाद लापता लोगों को ढूंढने का कार्य आज 6वें दिन भी जारी है। आपको बता दें कि कल दोपहर रामपुर के समेज क्षेत्र में शुरू हुई बारिश के चलते सर्च ऑपरेशन को रोकना पड़ा था। इस पूरे क्षेत्र में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है और ऐसे में सर्च ऑपरेशन को फिर से शुरू किया गया। लगभग हर जगह मलबा हटा लिया गया है, पर लापता लोगों का सुराग नहीं मिला है। समेज क्षेत्र के अलावा सतलुज नदी के आसपास चल रहे सर्च अभियान में अभी तक कुछ शवों को भी बरामद किया गया है। इन शवों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। इसी बीच प्रशासन भी प्रभावितों की मदद के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है। मंडी से लोकसभा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत आज राज्य के रामपुर जिले के प्रभावित इलाकों का दौरा करती हुई नजर आएंगी। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रीनगर के पंथा चौक आधार शिविर से बालटाल और पहलगाम मार्गों के लिए रवाना हुआ। तीर्थयात्रियों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। खाने से लेकर रहने का इस यात्रा में पूरा प्रबंध किया गया है। एनडीआरएफ और सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। व्यवस्था मैंने सब कुछ मैंने बहुत खुश में हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बेस्ट व्यवस्था है सर जी, सबसे सेफ्टी है, हमारे जवानों के लिए सबसे अच्छा है। हम सबके यात्रा का मंगलमय शुभकामनाएं करते हैं, सब स्वस्थ रहे, सब विश्व का कल्याण हो, यही हमारी कामना है, भोले बाबा की दुआ है। यहाँ पर बहुत अच्छा है, बाबा अमरनाथ का दर्शन के लिए यहाँ पर बहुत रहने का खाने का बहुत व्यवस्था ठीक ही है। रास्ते में व्यवस्थाएं अभी तक तो सब बढ़िया मिली हैं और यहाँ पर भी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। खाने पीने की भी ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पर रही नहीं है। वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण राजस्थान के अजमेर जिले में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है और मांग की है कि अगर मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करता है तो बिना उनका पक्ष सुने अदालत कोई एक तरफा आदेश पास ना करे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 अगस्त को दिए फैसले में मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की ओर से दायर मुकदमों को सुनवाई लायक माना था। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 में भाग लेने के लिए आज मलेशिया के क्वांटन पहुंची है, जहां भारतीय वायुसेना टीम का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। 9 अगस्त तक आयोजित होने वाले इस अभ्यास की शुरुआत एक प्रभावशाली उद्घाटन समारोह के साथ की गई। उदार शक्ति भारतीय वायुसेना और
रॉयल मलेशियाई वायुसेना के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। इस दौरान दोनों वायुसेनाओं के बीच विभिन्न हवाई युद्ध अभ्यास भी आयोजित किए जाएंगे। उदार शक्ति अभ्यास मलेशिया के साथ मैत्री के लंबे समय से चले आ रहे बंधन को मजबूत करेगा और दोनों वायुसेनाओं के बीच रक्षा सहयोग के अवसरों में वृद्धि करेगा, जिससे इस क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना को रॉयल मलेशियाई वायुसेना के साथ सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करने और सीखने का भी अवसर मिलेगा। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए खबरों का आगे का सिलसिला सहयोगी जय सिन्हा के साथ। नमस्कार।